नमस्कार, मैं अंकित। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम कवर करेंगे इंडियन एक्सप्रेस। और आज का डेट है 6 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास को। तो आज देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो कल जैसे पिछले बार जैसे मैंने बताया था कि यूएस गवर्नमेंट जितने भी वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स है या मतलब जो डॉक्यूमेंट के बिना है या जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है उन सबको वापस भेज रहे थे। तो वैसे ही हमारे यहाँ इंडिया के लिए भी वहाँ से यूएस मिलिट्री फोर्स के प्लेन द्वारा कुछ भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, जिसमें से गुजरात के 33 थे, गुजरात और हरियाणा से 30 पंजाब से और 3 महाराष्ट्र, यूपी, 2 चंडीगढ़ से थे, जिनमें 25 महिलाएं थी और 12 माइनर्स। जो सबसे यंगेस्ट माइनर थे उनका एज 4 इयर्स था और 48 ऐसे लोग थे जो 25 साल से कम थे। तो उन सबको वहाँ की यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 लेके यहाँ पे चल दिए थे, जो कि वेडनेसडे को दोपहर में लैंड हुए। तो ये जो जहाज़ था वो यूएस में सेंट एंटोनियो से चलकर यहाँ पे इंडिया में अमृतसर आए, जिसमें 11 क्रू मेंबर थे और 45 वहाँ के ऑफिशियल्स थे। और वैसे लोग इंडियंस थे जो इनके वापस लाया गया, जो इलीगली वहाँ पे गए हुए थे या तो फिर वीज़ा एक्सपायर होने से के बाद भी वहीं रुक गए थे, उन सबको वापस इंडिया भेज दिया गया। तो ये लोग पंजाब में लैंड हुए। तो वहाँ से पंजाब के सीएम ने जो लोकल थे, मतलब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के, उनको वहाँ से बाई रोड भेज दिया। बाकी जितने भी दूसरे राज्यों से थे उन सबको फ्लाइट के द्वारा भेजा गया है। तो अभी दूसरे न्यूज़ पे देखते हैं। तो दूसरा है दिल्ली इलेक्शन जो कल हुआ और इसका रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, जिसमें से कल 60.44% लोगों ने वोट दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 66.25 और सबसे कम साउथ ईस्ट दिल्ली से, जो कि है 56.31%। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2013 में कितने लोग आए थे, 65.6% थे। 2015 में 67.1, 2020 में 22.6, 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें 58.69% लोग आए थे वोट देने। तो सबसे ज़्यादा हुआ था हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और सबसे कम साउथ ईस्ट में। और 1.5 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। 13,776 स्टेशन पे हुआ था और टोटल 700 प्रत्याशी खड़े थे उसमें। तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगला न्यूज़ है कुनो नेशनल पार्क से, जो महाराष्ट्र में है, जो फेमस है चीतास के लिए। तो जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था कि चीता वीरा और उसके 2 बच्चे वापस जंगल में मतलब आ गए थे नेशनल पार्क में। तो कल 5 और चीता को छोड़ा गया था कुनो नेशनल पार्क में, जिसमें एक माँ और 3 बच्चे थे उसके, और एक और फीमेल थी जिसका नाम था धीरा, फीमेल चीता नेम धीरा। उसको भी रिलीज किया गया। और ये जो तीनों बच्चे थे ये कब हुए थे, कब्स वर बॉर्न ऑन 1 जनवरी 2024, जो अभी 13 महीने के
हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक इसमें टोटल रिलीज कर दिए गए हैं कुनो नेशनल पार्क में 7 चीतास, और कमिंग वीक में 19 मोर चीता को उसमें भेजा जाएगा। कब्स यहाँ हुए थे, तो कब्स अभी कुछ महीने तक अपनी माँ के साथ रहेंगे, जहाँ पे वो हंटिंग स्किल्स सीखेंगे। उसके बाद ये खुद सर्वाइव करना सीख जाएंगे। एज दे आर एबल टू हंट विद देयर मदर, दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन दी वाइल्ड। तो दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं। तो दूसरा न्यूज़ है कि चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें, जिसमें यूएस ने पहले 10% का टैरिफ लगाया था चाइना पे, तो उसको रिटर्न करने के लिए चाइना ने 15% का टैरिफ लगाया था यूएस पे। तो इसके चक्कर में, तो इसमें जो इंडिया का है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो चाइना से शिफ्ट हो गया है यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण। तो और अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया जो है यूनियन बजट, इंडिया जो है वो यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ बात में है, जहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यूके और यूरोपियन यूनियन से, जिसमें बीआईटी के तहत वहाँ का जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, वो कमिटेड है इंडिया में 15 ईयर्स तक, मतलब नेक्स्ट 15 ईयर के पीरियड में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इससे इंडिया का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, दूसरे देशों से उनका मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सही होंगे। तो एक केस आया था यहाँ पे नेस्ले केस रेगुलेटरी, जहाँ पे इंडियन रेगुलेशन के कारण इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिमोलिश हो गया था। तो इंडिया अपने रेगुलेशन पे वर्क करे ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। तो अगले पे आते हैं। अगला आपका एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि नॉर्थ पोल पे टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर क्यों जा रहा है। तो इसके लिए है कि नॉर्थ पोल पे 2 फरवरी को जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नोट किया गया था, जिसके कारण जो गर्म वार्म एयर है वो आर्कटिक सर्कल में एंटर कर रही है, जिसके कारण आइस मेल्ट हो रहा है। और ये तब हो रहा है जब पोलर विंटर का टाइम चल रहा है। और पोलर विंटर कब से कब तक चलता है? नवंबर से फरवरी तक पोलर विंटर चलता है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ हो, इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो चुका है। तो फरवरी तक हुआ, पर इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है जब 1979 से जो आर्कटिक है वो 4 गुना ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है
एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर। आर्कटिक जो सर्कल है उसको हम लोग ऐसे रेफ्रिजरेटर काम करता था प्लैनेट के लिए, जो बाकी चीज़ों को ठंडा रखने के मतलब काम आता था। जैसे कि दिस इज रीजन रेफ्रिजरेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट कीपिंग थिंग्स कूल। तो जिसके कारण से मान लीजिए ऐसा ही टेम्परेचर रहा तो फ्यूचर में इसका लेवल ऊपर उठेगा, जिसके कारण बहुत सारे ग्लोबल वेदर में चेंजेस आ सकते हैं। तो अब देखना है कि ये क्यों इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि डीप लो प्रेशर सिस्टम वहाँ पे बन रहा है। ये क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम मतलब रीजन होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसपास के सराउंडिंग लोकेशन से कम होता है। तो ऐसे रीजन को हम लोग करते हैं डीप लो प्रेशर सिस्टम। तो इसके कारण जो गर्म हवाएं हैं जो आती है लोअर लैटिट्यूड के कारण, वो यहाँ पे हीट जनरेट करती है, जिस कारण हीट आएगा। तो और अनदर रीज़न है कि हॉट सी सरफेस जो है यहाँ का वो गर्म हो रहा है, जिसके कारण नॉर्थ पोल पे और गर्मी फैलती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे जो आसपास में जो सी है उस पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ज़मीन को भी गर्म करेगा, जिसके कारण से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और जो 2 फरवरी को 20 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो अब अगला देखते हैं कि आर्कटिक जल्दी मतलब ग्लोबल एवरेज जो टेम्परेचर है उससे जल्दी क्यों ये गर्म हो रहा है। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1.3 डिग्री सेल्सियस है 1850 और 1900 के बेसलाइन के हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर जो नॉर्मली जो मेजर करना शुरू हुआ था वो 1901 से हुआ था। तो उसके कंपेयर में अभी 1.8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। लेकिन जो आर्कटिक के एरिया है वो अराउंड 3.8 टाइम्स गर्म हो गया है 1970 के ग्लोबल एवरेज के हिसाब से। ठीक है, पर इसके लिए भी मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। तो जैसे कि पहला हो गया एल्बिडो इफेक्ट। तो एल्बिडो इफेक्ट में ये होता है कि जितना सन से आ रहा है रे उतना ही रिफ्लेक्ट होकर अगर बाहर जा रहा है टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर ज़्यादा जा रहा है मतलब अगर आ रहा है 1 और जा रहा है 2 तो वो एरिया ठंड रहेगा। अगर आ रहा है 2 जा रहा है 1 तो वो एरिया गर्म हो जाएगा। तो एल्बिडो इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे सनलाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट तो हो रहा है पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो यहाँ का टेम्परेचर है पोलर रीजन का वो इंक्रीज हो रहा है। जो सी के पास आइस है, सी आइस बोलते हैं जिसको, वो जो टेम्परेचर है जो पोलर रीजन का उसको कम करने का काम करता है। वो चीज़ हम यहाँ देखते हैं, सी की टेम्परेचर टर्न्स इनटू डाउन इन पोलर रीजन। तो जितना ज़्यादा सब ब्राइट मतलब रहेगा मतलब जितना ज़्यादा आइस रहेगा तो उतना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना कम टेम्परेचर रहेगा। पर क्योंकि वाइट जो सरफेस है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है आसपास के सराउंडिंग से, मतलब कि आसपास अगर वाटर है तो वाटर एब्जॉर्ब भी करता है, पर आइस रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा ब्राइट कलर हो गया।
पर अभी ऐसा हो रहा है कि जो आइस है वहाँ का वो पिघल रहा है, तो पिघल रहा है तो मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे लैंड ज़्यादा एक्सपोज हो जा रहा है, एक्सपोज हो रहा है और पानी भी आसपास, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा सरफेस गर्म होगा, सरफेस जितना ज़्यादा गर्म होगा आइस उतनी स्पीड से मेल्ट होगा। तो इसलिए वहाँ नॉर्थ पोल पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ कन्वेक्शन, मतलब जितना ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उतना ज़मीन गर्म, आर्कटिक रीजन गर्म हो रहा है जल्दी जल्दी बाकी के कंपेयर में। कन्वेक्शन क्या होता है कि जब आसपास का हवा जो ग्राउंड्स की गर्मी के कारण गर्म होता है तो टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर जितनी सनलाइट ज़मीन पे टकराएगी वहाँ पे उतने गर्म ये होंगे, ज़मीन गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर उठेगा, गर्म हवा ऊपर उठेगा तो फिर वो आसपास में जितने भी हवा है उन सबको गर्म कर देगा, जिससे हीट एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और फिर उसके कारण टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। तब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो है साइंस से रिलेटेड की स्टोरी ऑफ नेविक, जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में। तो इसरो संडे को रिपोर्ट किया कि जो NVS-2 जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो पार्शली फेल हो गया है क्योंकि उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो जो कि है IRNS में लेटेस्ट जो सेटबैक है वो है कि इसका पार्शियल फेलियर होना, जिससे हमारा नेविक सिस्टम पे असर पड़ रहा है। तो IRNS क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो गया, तो ये इंडिया का अपना है। और नेवी हो गया नेविगेशन इंडिया कॉन्स्टेलेशन, जो सैटेलाइट GPS के लिए काम आता है वो है। तो IRNS कब शुरू हुआ था? IRNS जब हुआ था 1999 में, सबसे पहले इसको लॉन्च किया, कंसीव किया गया। क्यों? क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ था तब इंडियन जो मिलिट्री है वो अमेरिकन GPS को यूज नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया था कारगिल का वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता था, तो अमेरिका ने अलाउ नहीं किया था हमें यूज करने के लिए। तो इंडिया का जो पहला सिस्टम है वो लॉन्च हुआ था IRNS 1A, जो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई को 2013 में, और आज उसको 11 साल हो गए हैं। तो 11 साल में 11 सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, जिसमें से सिर्फ 5 है जो सक्सेसफुली ऑपरेशनल है इस वक्त पे, सक्सेसफुली फुल्ली ऑपरेशनल है अभी के तौर पे, जिस पे टोटल अभी खर्चा हुआ है 2250 करोड़ रुपीज़, जो हमारा नेविगेशन का प्रोग्राम है उस पर खर्चा हुआ है। तो IRNS 1A के बाद जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J एंड 1K, जो कि लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2014 से लेके 29 जनवरी 2025 तक। IG जो सैटेलाइट है वो हमारा 7th सैटेलाइट है, जो
लॉन्च हुआ था 28 अप्रैल 2016 को, जो हमारा 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है उसको कंप्लीट किया था। जो हमारा IG जो सैटेलाइट है वो 7वां तक कंप्लीट कर दिया। पर अब ये देखिए हमारा सैटेलाइट तो लॉन्च हो गया था 7, तो फिर बाकी क्यों हुआ, क्योंकि करने तो 7 ही थे। तो अब देखेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग विद दी सैटेलाइट। 7 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन सर्विंग बोथ डिफेंस एंड सिविलियंस हुआ था 2016 में, तो 7 तो हो गए थे, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि सैटेलाइट फेल होने लगे। तो फेल क्यों होने लगे? तो मिड 2016 में जो रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स होता है जो सैटेलाइट में यूज होता है वो फेल होने लगे। रूबिडियम कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला IRNS में होता है और फिर यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी में होता है, जो है गैलीलियो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। तो इन दोनों जगह पे होता है। और हमारे जो IRNS 1A है उसमें 3 रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक मतलब यूज किया हुआ है। 3 एटॉमिक क्लॉक ऑन ईच IRNS सैटेलाइट में यूज किया हुआ है। तो ये 1A है जो इसमें सारे जो क्लॉक है वो had stopped working, all the atomic clock on IRNS 1A काम करना बंद कर दिया था। और फिर जो बाकी जो सैटेलाइट है जैसे हो गया 1C 1D 1E 1G, ये इस सब में भी कुछ प्रॉब्लम आ गया। जो हमारा जो लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ है 1K, उसमें भी इंजन फेलियर हो गया। तो हमारे पास अभी के तौर पे 6 सैटेलाइट फेल हो चुके हैं, मतलब पार्शियल फेल हो चुके हैं। IRNS 1A जो है वो 31 अगस्त 2017 को लॉन्च हुआ था 1A को रिप्लेस करने के लिए, जिसका तीनों एटॉमिक क्लॉक फेल हो गया था मिड 2016 में। तो 1H को लॉन्च किया गया, पर 1H का ये हुआ कि वो अपने ऑर्बिट में ही नहीं पहुंच पाया जहां से उसको 1A को रिप्लेस करना था। तो 1A को रिप्लेस करने के लिए ऑर्बिट में जाना पड़ता, तो 1 ऑर्बिट में ही पहुंच नहीं पाया। पर 1A का तो ये था कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो अफेक्ट नहीं हुआ था, वो मतलब काम कर रहा था। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ नॉट बीन अफेक्टेड, रेस्ट ऑफ सैटेलाइट कंपोनेंट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, वो मतलब सही से काम कर रहा था। और 1H जो है कि ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उसका जो PSLV C-39 रॉकेट है वो लॉन्च के टाइम पे डिटैच ही नहीं हुआ, तो इसका जो वेट है वो बढ़ गया। तो जो टारगेट उसका था और जिस ऑर्बिट का, वहाँ तक ये प्रॉपर्ली पहुँच नहीं पाया, जिसके कारण 1H फेल हो गया। तो अभी के हिसाब से हमारे पास कितने ऑपरेशनल सैटेलाइट है? तो हमारे पास अभी प्रॉपर्ली ऑपरेशनल है टोटल 5 सैटेलाइट, इसमें से 4 IRNS के हैं, 1B 1C 1F एंड 1I। ये 4 है जो 1B 1C 1F एंड 1I ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। और एक ये है NVS 01 जो कि 28 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। तो ये 5 अभी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं। और सैटेलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? सैटेलाइट 2 टाइप के हैं। एक है SPS जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सैटेलाइट है, जो हमारे कॉमर्शियल और जनरल यूज के लिए होता है। और एक है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो सिर्फ
डिफेंस फोर्स के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही है। अब दोबारा मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।